मैथ्स मंत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.2 का तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। और तीसरा नंबर प्रश्न को हल करने से पहले मैं यहाँ पर जानकारी दे दूं कि ये जो मैंने लिख कर रखा है यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरा नंबर प्रश्न जो कहता है, मैं यहाँ से किताब से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा। कहता है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो कैसे जानेंगे कि संगत है और कैसे जानेंगे कि असंगत है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने लिखा है जिस समीकरण निकाय के हल संभव हो। हम लोग देखते हैं कि एक बार क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इसके लिए एक हल निकलता है, और जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, इसमें क्या बोलते हैं, अनेक हल है। इसमें भी हल है, एक है, और इसमें भी हल है, लेकिन अनेक हल है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब रेखाएं समांतर होती है तो इसमें हल ही नहीं होता है। क्या होता है, हल नहीं होता है। समीकरण निकाय का कोई भी हल संभव नहीं है जब रेखाएं समांतर होती है। तो यही आपको चेक करना है इसमें क्या होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि अनेक हल में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अनेक हल होगा। और कोई हल नहीं होने में क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो जाता है, लेकिन क्या होगा कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यह बात यदि आप समझ रहे हैं तो अब आगे जो मैंने लिखा है इसको समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस समीकरण निकाय के हल संभव है, इस दो निकाय के समीकरण के हल संभव है, हल निकल रहा है। ठीक है, एक हल या अनेक हल, एक हल निकले या अनेक हल निकले, हल निकलना संभव है, उसे कहते हैं रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। उसे क्या कहते हैं कि रैखिक समीकरणों को युग्म संगत है। ठीक है, हल संभव नहीं होने पर ये जो पैरेलल लाइन है, तीनों बराबर हो रहा है, अनुपात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि ऐसा हो जाता है तो क्या होगा कि समीकरण निकाय के कोई भी हल संभव नहीं होता है। और इस स्थिति में क्या होगा कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो यह स्थिति एक है जो आपके लिए कहता है कि क्या है, असंगत है, और बाकी यह दोनों स्थिति जो है जो कहता है कि युग्म संगत है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न पर सीधे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में 5 प्रश्न दिए हुए हैं, और 5 में से जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न में a1 बराबर क्या है, 3 है, और a2 बराबर 2 है, b1 बराबर 2 है, और b2 बराबर -3 है, c1 बराबर 5 है, c2 बराबर 7 है। तो आइए करते हैं, 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू 5/7। क्या यह कट रहा है कोई? यदि कटने वाला रहेगा तो अनुपात में हम क्या करते हैं, उसके न्यूनतम मान को रखते हैं, कटा देंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी बराबर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे ही इज नॉट इक्वल टू आया, यानी पहला कंडीशन आपका फॉलो करने लगा, और जब पहला कंडीशन फॉलो करने लगा तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसको बोलेंगे कि युग्म कैसा है, युग्म संगत है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है आपका 2x - 3y बराबर 8, यानी 2x - 3y इज इक्वल टू 8। और दूसरा, इसमें दूसरा समीकरण है आपका 4x - 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। अब हम लोग पहले इसका क्या करेंगे
कि कटना जितना संभव है इसको 2 बार में कट जाएगा, तो 1/2 हो गया। ये भी -2 माइनस कट रहा है और 1/2 ये आ रहा है, और यह यदि कटाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। या इसको इस प्रकार से दोबारा लिख देते हैं, जो बच रहा है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर बच रहा है 8/9, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इज नॉट इक्वल टू C1/C2 ये कहता है युग्म असंगत है, क्योंकि ये रेखाएं समांतर हो रही है, और समांतर जब रेखाएं हो जाए तो कहीं भी उसका हल नहीं निकलता है, और जिसका हल नहीं निकलेगा क्या बोलेंगे, युग्म असंगत है। तो इसका हो गया युग्म असंगत है। 2 प्रश्न आपने बना लिया। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है आपका 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और पुनः दूसरा है इसका समीकरण 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 यानी 14। ठीक है, चलिए आइए इसको बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर क्या है, 3/2, क्या लिखा हुआ है 3/2, और बाय A2 यानी 9 बराबर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर है 5/3 और फिर बटे 10, फिर बराबर लिख दे रहा हूँ 7/14। यहाँ तक ठीक है। आइए इसको जो भी और करना है अगले स्टेप में कर देता हूँ मैं। इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना 9, ये ऊपर वाला जो बटे है ये नीचे आ जाता है, 9 के साथ क्या होगा, गुना हो जाएगा। फिर बराबर क्या लिखेंगे 5/3 गुना और -10, माइनस यदि रहे तो गुना के बाद ब्रैकेट दे करके तब फिर लिखते हैं। तो गुना के बाद माइनस था यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया है। और यहाँ पर लिखिए 7/14। एक बार मैं गुना करके भी यहाँ लिख देता हूँ या कटाकर लिख देता हूँ। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 बार में कटेगा, 3 × 9 और यहाँ से कटेगा 5 दूना 10 और यहाँ पर कटेगा 7 दूना 14। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है, लेकिन 3 × 2 कितना हो गया, 6। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है और नीचे क्या है 3 × 2 6, लेकिन ये माइनस भी है, यहाँ पर बोलेंगे -6। और बराबर में यहाँ ऊपर में कुछ नहीं बचा है और नीचे बचा है 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/6 और 1/6 तो है, लेकिन यहाँ पर 1/6 है प्लस में और यहाँ पर है 1/6 माइनस में, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। यदि ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो यहाँ पर क्या होता है, समीकरण निकाय के एक हल संभव है। और मैंने शुरू में ही क्या बताया कि यदि हल संभव हो तो क्या बोलेंगे, युग्म कैसा है, संगत है। हल जब संभव हो तो युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, युग्म संगत होगा। ठीक है, तो बोलेंगे युग्म संगत है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है चौथा प्रश्न 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा है इसमें समीकरण -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है, आइए अब इसका भी निकाल लेते हैं। इसका यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर है यहाँ पर 5 और A2 बराबर है -10। ठीक है, चलिए दूसरा है -3/6 बराबर है 11/-22। इसको कटा लेते हैं, ये भी 2 बार में कट रहा है, इसको कटा लेते हैं, यह भी 2 बार में कट रहा है, इसको कटा लेते हैं, यह भी 2 बार में कट रहा है। इसको याद दे करके यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/-2 बराबर 1/ यह भी माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद क्या होगा, बराबर 1/-2। सब में माइनस है, नहीं सब में माइनस है। यदि ऊपर में भी रहता तो वह भी हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, सोचेंगे भिन्न क्या है, ऋणात्मक है। माइनस रहेगा तो क्या सोचेंगे, भिन्न ऋणात्मक है। तो तीनों भिन्न जो है 1/2 1/2 1/2 तीनों में माइनस लगा हुआ है, तीनों भिन्न क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, जब तीनों आपस में बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं अनेक हल संभव है। और अनेक हल कब संभव होता है, जब रेखाएं समपाती हो जाती है। ठीक है, और मैंने कहा था कि यदि हल संभव हो जाए, हल संभव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, युग्म। युग्म क्या है, संगत है। उसके लिए क्या होगा, युग्म संगत है। तो
तो इस तरह से आपने 4 प्रश्न बना लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वां प्रश्न कहता है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और दूसरा समीकरण है इसका 2x प्लस 3y बराबर 12। इसके लिए भी करते हैं। a1 का मतलब हुआ 4/3 और अब मैं जैसे यहां पर बताया था ना, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं a2 यानी गुना 2 इज इक्वल टू हो गया 2/3 और फिर इज इक्वल टू कर देते हैं 8/12। यहां पर जो कटना संभव है कटा देते हैं, ये 2 बार में कटेगा और ये कटेगा 4 गुना 3 और 4 गुना 2, इसको भी कटा देते हैं। और क्या आया यहाँ पर मैं जो बच रहा है लिख रहा हूँ 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी तीनों यदि बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? यदि तीनों बराबर हो जाए, तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो रेखाएं समपाती हो जाती है, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा हो जाती है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, अनेक हल संभव है। अनेक हल होगा और अनेक हल के लिए मैंने कहा कि यदि हल संभव हो, एक हो या अनेक हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि हल संभव है तो युग्म क्या होगा, युग्म संगत होगा। युग्म क्या होगा, संगत है लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग तीसरे प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो हमारा पसंद आ रहा होगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद।